आज 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि वालों पर जो शनिदेव की अड़ैया लगी हुई थी वो अड़ैया की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाएगी। और अड़ैया समाप्ति होने के बाद जो बहुत ही ज्यादा दुख झेला है कर्क राशि वालों ने, उनके सारे दुखों की समाप्ति होगी। किस तरीके से सभी प्लैनेट अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आपको कौन सा फल देंगे, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश के बाद, अड़ैया हटने के बाद आपको कौन सा शुभ फल देने वाले हैं, कौन से प्लैनेट से आपको सावधानी रखनी है, अप्रैल के महीने में क्या अप्रत्याशित होने वाला है आपके साथ, कौन सी शुभ घड़ी आने वाली है, कौन सा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कर्क राशि की सारी भविष्यवाणी। अप्रैल और मई के महीने में सारे प्लैनेट आपके कहां पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण गोचर अप्रैल और मई के महीने में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले 29 मार्च 2025 शनिदेव आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा से बैठे हुए थे, अड़ैया लगी हुई थी और अब वो नवम भाव में चले गए हैं। वहां पर पहले से ही राहु भी है, तो शनि और राहु की युति बन गई है। शनि और राहु की युति पिशाच योग कहलाती है और पिशाच योग में आपको कहां सावधानी रखनी होगी और कहां पे आपको पूरा बड़ा फायदा मिलने वाला है, सारी बातें बतलाएंगे। पहले गोचर देख ले, उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य देव उच्च हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 3 अप्रैल को मंगल आपके लग्न में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। 14 मई को गुरु का गोचर होगा, 18 मई को राहु का गोचर होगा और 31 मई को शुक्र भी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो 2 महीना है अप्रैल का और मई का, इसमें सभी प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। जब कोई बड़ा प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो कह सकते हैं कि धमाका भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। जिनकी कुंडली में वो प्लैनेट अगर बहुत अच्छा है तो बहुत बड़ा शुभ फल भी देता है, और अगर कुंडली में वो नेगेटिव पीड़ित है पहले से तो पीड़ा भी देता है। तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव ने बहुत बुरी तरीके से पीड़ा दी हुई थी, क्योंकि वो अष्टम भाव में थे और उनकी तीसरी दृष्टि, शत्रु की दृष्टि जो थी वो आपके रोजगार पे पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से पिछले 2.5 साल में रोजगार से संबंधित बहुत ही ज्यादा दुख आप लोगों ने झेला है। 30 मार्च 2025 से शनि, राहु, शुक्र, सूर्य और बुध 5 ग्रह आपके नवम भाव में है। 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है और भाग्य के घर में आपके 9 प्लैनेट में से 5 प्लैनेट आ चुके हैं। अब इसमें आपको क्या क्या ये ग्रह फायदा देंगे और किन प्लैनेट से थोड़ा सा नेगेटिव फल मिलेगा, वो सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं शनि और राहु की युति है। चूंकि शनि और राहु की जब भी युति बनती है तो पिशाच योग कहलाता है। शनि जो है वो अंधकार है, राहु जो है वो संशय है, भ्रम है। तो चूंकि 9th हाउस जो होता है वो पिता का होता है, 9th हाउस जो होता है वो आपके धर्म का होता है, 9th हाउस आपके भाग्य का होता है। तो ऐसी जगह पर अगर ये पिशाच का वास हो गया तो ये पिता के लिए, आपके भाग्योदय के लिए और आपके धर्म के लिए नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। पहले से अगर हम ज्योतिष में जान लेते हैं तो ज्योतिष का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर हमने पहले से जान लिया तो दिमाग के एक कोने में चला जाता है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। तो क्या होता है, जब हम पहले से जान लेते हैं तो वो चीज फिर उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो पहले से आप जान लीजिए कि 9th हाउस में पिशाच योग लगा हुआ है, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, किसी प्रकार से आपका मन धर्म के विरुद्ध जा सकता है और व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हुआ। अच्छा क्या क्या होगा, शनि राहु के साथ वहां पर सूर्यदेव भी हैं और शुक्र भी हैं।
सूर्य देव जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र जो है वो 4th और 11th के हैं। तो यहां पर 4th और 11th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र वो उच्च का है। और सबसे बड़ी बात, राहु जिस राशि में रहते हैं उस राशि का फल देते हैं। तो राहु है आपके भाग्य के स्वामी के घर में, यानी कि बृहस्पति के घर में। तो यहां पर जो मैंने 3 बातें बतलाई वहां से संबंधित नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन यहां पे भाग्योदय तो करेंगे। लेकिन भाग्योदय करने का असली समय कब आएगा? जब सूर्य देव उच्च हो जाएंगे। और सूर्य देव उच्च होंगे 14 अप्रैल 2025 को। द्वितीय दशमस्त उच्च हो जाएगा, यानी कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर के अगर उच्च हो जाए तो एक विशेष प्रकार का योग बनता है। कहा जाता है कि किसी भी कुल में जन्म हो वो कुल दीपक बनता है। किसी भी गरीब से गरीब घर में बच्चा जन्म ले और उसका अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में उच्च का हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अपने पूरे कुल में सबसे ज्यादा विख्यात होगा। तो वो योग बन रहा है कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय दशमस्त उच्च, यानी कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो 10th हाउस में चले जाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सूर्य जो होता है वो प्रशासनिक प्लैनेट है। प्रशासनिक प्लैनेट आपका 10th हाउस में, वैसे भी 10th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड होकर के वहां पर बैठे हुए, उच्च होकर के बैठे हुए, तो ये पूरा जो आपका 1 महीना जो बीतेगा इसमें बुधादित्य योग भी बनेगा, क्योंकि बुध देव 7 मई को चले जाएंगे फिर मेष राशि में। सूर्य और बुध साथ ही रहते हैं। तो इस बीच में आपको 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में विद्यार्थी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी समय है। परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपका अगर रिजल्ट उस बीच में आएगा तो निश्चित रूप से होगा। और आगे का जो अभी समय है उसमें भी आपको गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। और साथ ही साथ जो शनि राहु की जो युति है, शनि राहु की युति में क्या होता है कि ये अभी आपको 18 मई तक है, यानी कि 18 मई को राहु जब फिर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो वहां पे मैं बतला दूं कि उसके बाद राहु का अष्टम भाव में जाना सबसे जो नेगेटिव पॉइंट बस ये होता है कि स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूलता बनती है, स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि राहु अष्टम में गुह्य रोग देता है, किसी ना किसी प्रकार के हॉस्पिटल से संबंधित काम करवाएगा। लेकिन वहां पे वो फिर आपको अनुसंधान भी करवाएगा, रिसर्च भी करवाएगा और बहुत सारा शुभ फल भी देगा। अब बात करते हैं हर एक प्लेनेट का अलग अलग फल क्या होगा। बुध जब आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और वहां पे बुधादित्य योग लगेगा तो नए पद की प्राप्ति होगी, यानी कि आपको एक नया पद मिलेगा, आपको नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और जहां आप काम करते हैं वहां पे कुछ न कुछ खुशनुमा माहौल तो जरूर बनेगा। शत्रुओं का पराजय निश्चित है। व्यवसाय में वृद्धि करते हैं जब सूर्य और बुध इकट्ठे 10th हाउस में चले जाते हैं, मानसिक शांति मिलेगी। गुरु की बात करें तो 11th हाउस का गुरु वैसे ही बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो यानी कि 14 मई तक तो ये गुरु जाते जाते जब वो 12th हाउस में चले जाएंगे, 12th हाउस में जाने से पहले आपको लास्ट में आपको अच्छा फल देंगे 11th हाउस का गुरु। हालांकि जब वो 12th हाउस में भी जाएंगे तो भी 12th हाउस में जाने के बाद भी गुरु बहुत खराब फल आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बुध का घर है। और 12th हाउस में जाने के बाद ये एक अच्छी बात हो जाती है कि वो 6ठे और 8वें दोनों भाव पर में जो दृष्टि पड़ जाती है तो वहां पर भी नौकरी में, यानी कि 6ठा भाव नौकरी का होता है, तो वहां पर दृष्टि दे करके और आपका सूर्य ऑलरेडी अच्छा रहेंगे। शनि और राहु की युति भी आपको फल देगी, तो वहां भी आपको बृहस्पति फल देंगे। लेकिन 14 मई से पहले आपको कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और गुरु चूंकि 11th हाउस में है तो वहां पे शादी से संबंधित आपका अच्छा होगा, विवाह स्थिर हो सकता है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, ये सारी चीजें। क्योंकि 11th हाउस में अगर गुरु रहते हैं तो शादी के भाव पर में भी दृष्टि दे देते हैं और संतान के भाव पर में भी दृष्टि देते हैं। तो सीधी सी बात है, गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़ जाए वो भाव निहाल हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ रही है। पंचम जो संतान का, बुद्धि का भाव होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उस पर पड़ती है। और 7वां भाव जो आपका बिजनेस का है, लेकिन बिजनेस आपको अभी यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही थी, उसके पीछे मेन कारण था शनिदेव अष्टम भाव में आकर के सीधी जो डिस्ट्रक्टिव दृष्टि जो है 3री वो 10वें भाव पर में दे रहे थे। 10वें भाव में मंगल की राशि है और मंगल की राशि पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनिदेव उसको बुरी तरीके से नस्त नाबूद करते हैं।
तीसरी दृष्टि। तो यहाँ पे शनिदेव आपको सबसे बड़ी अब राहत देने जा रहे हैं। बुरा दिन जो था शनिदेव को लेकर के, जो अड़ैया थी वो समाप्त हो चुकी है और आने वाले समय में 14 से 18 मई के बीच में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, जहां आपने सोचा हुआ है कि मुझे यह मिलेगा, तो वो चीज आपको अब जरूर मिलेगी। शुक्र भी उच्च का होकर के 9th हाउस में रहेगा। राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, तो राहु और शुक्र की युति, साथ में शनिदेव भी, तो एक तरफ तो पिशाच योग बना, लेकिन दूसरा योग जो बना राहु शुक्र, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें एक बड़ा लाभ मिलता है, भाग्योदय होता है, मित्रों से लाभ होता है, भाइयों में प्रेम बढ़ता है और आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। राहु अभी आपके 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे और सीधी सी बात है, गोचर से पहले एक बड़ा ऐसा लाभ देंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, अष्टम भाव में जब वो चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और पूरे 18 महीने के लिए राहु के लिए आपको ओम रंग राहवे नमः ये 108 बार जाप करते रहना होगा और सफाई कर्मचारियों को कुछ राशि और राशन आप दान करते रहे। तो ये सारी चीजें जो 30 मार्च से लेकर के और लगभग मैंने 18 मई तक का जो प्रेडिक्शन बतलाया है, इसमें विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्यों आएगा वो भी मैंने बतला दिया है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य उच्च हो जाएंगे और 10th हाउस में सूर्य उच्च का हो जाएगा और फिर बुधादित्य योग भी बनेगा। इसके साथ ही साथ बृहस्पति भी अच्छा रहेंगे और राहु और शुक्र की युति रहेगी। शनि की अड़ैया समाप्त हो जाने से भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शनिदेव जितना कष्ट देते हैं और जब वो राशि से निकल जाते हैं तो उसको फिर कंपेंसेट भी करते हैं और आपको इतना ज्यादा दे देंगे कि आप अपने पुराने दुखों को भूल जाएंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।